जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑफ द चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हिंदी की कक्षाएं यानी कि क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। उसी क्रम में हम पहले छंद का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और जो हमारी अगली क्लासेज है वो है रस की। रस के माध्यम रस में पहले जो बताना चाहता हूँ, रस की जो क्लास है ये किसी भी एग्जाम या हिंदी की जो क्लासेस चल रही है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जो भी आप जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है यानी कि एसएससी, हरियाणा एसएससी और आपके दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस और तुम्हारे बीडीओ, जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम के लिए हिंदी की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आप इन क्लासों को किसी एक नियमित एग्जाम के थ्रू ना देखें, सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखकर चलें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी जो है बदल जाएगी, हिंदी जो है वो हिंदी ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्लास को आप किसी भी एग्जाम को जिसमें हिंदी आती है उसी नजरिए से देखिए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका दोस्तों काम क्या है, जिन्होंने बच्चों ने यानी कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगर क्लास में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो क्या है, आज हम अपनी क्लासेज जो है रस की पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं कि वास्तव में देखिए दोस्तों रस होते क्या है, यानी कि ये रस है क्या, हम आखिर रस मानते किस चीज को है। देखिए हमारा जो काव्य होता है, काव्य के अंदर क्या है, रस रस एक आनंद यानी कि एक स्वाद पैदा करने के लिए रस का इस्तेमाल किया जाता है। जो रस जो उत्पन्न होगा उसके कई तरीके होते हैं। अब देखिए हमारा जो कवि थे यानी कि आचार्य के ऋषि मुनि थे, उन्होंने रस यानी कि बोले काव्य में आनंद पैदा करने के लिए मुख्यतः तीन चीजों का सहारा लिया। एक थे आपके अलंकार, एक थे छंद और एक थे रस, जिसमें से हमने छंद पढ़ लिया है और रस को हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये छंद के माध्यम से भी काव्य के अंदर आनंद पैदा होता है, रस के माध्यम से भी और अलंकार के माध्यम से भी। ये एक अलग बात है कि उसके तरीके जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जिस प्रकार जैसे हम पद्य में पढ़ते हैं या गद्य में पढ़ते हैं, गद्य में हम पढ़ते हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, तो उनसे भी हमें आनंद पैदा होता है। कहोगे सर आप तो रस से बोल रहे थे, काव्य से बोल रहे थे कि काव्य में आनंद होता है। तो देखिए आनंद वहां पर भी होता है काव्य में, यानी हम पद्य की बात करें, पद्य में भी एक आनंद होता है। उसमें क्या है, पद्य में जो आती है आपकी कविता आती है, शायरी आती है और आपके सॉन्ग्स आते हैं। ये जो चीजें है ना आपके प्रति एक अलग ही प्रकार से आनंद पैदा करती है। इनका क्या है, रस का जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि रस एक तरीके का स्वाद होता है, यानी कि जिस जिस तरीके के आप फलों के रसों को पिएंगे आपको उसी तरीके का स्वाद आएगा, यानी कि कुछ कड़वा भी होगा, मीठा भी होगा, खट्टा भी होगा, तीखा भी होगा। तो ये है निर्भर करेगा उस चीज पर। हम काव्य के अंदर जो चीजें पढ़ते हैं, काव्य के अंदर जो है वो है दोस्तों कि देखिए आपके अंदर रस का जो मतलब है वो है आपका एक भाव से, यानी कि जिस तरीके से आपके अंदर भाव पैदा होंगे उसी तरीके के आपके अंदर रस भी पैदा होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरीके की आपने की भावना जागृत होंगी उसी तरीके के रस भी पैदा होंगे। काव्य के अंदर हमारे जो मुख्यतः रस होते हैं, यानी कि रस की जो स्टार्ट हुई सबसे पहले वो आपकी की थी भरत मुनि ने। काव्य के अंदर रस की जो प्रारंभ प्रारंभ बोले, यानी कि एक रस के संस्थापक जिसे हम कहते हैं वो थे आपके भरत मुनि। रस के संस्थापक थे आपके कौन, भरत मुनि। इन्होंने सबसे पहले अपने काव्य, इन्होंने सबसे पहले इनका एक ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में सबसे पहले रस की चर्चा की थी। नाट्यशास्त्र में उन्होंने चर्चा करने के बाद बताया कि रस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके अनुसार उन्होंने अपने अपने रस बताए। इन्होंने जो रस बताए थे वो थे रस के 8 प्रकार। इनके अनुसार वो थे आपके भरत मुनि के अनुसार। हम जो काव्य में पढ़ते हैं वो रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के। काव्य के अंदर जो रस होते हैं वो होते हैं आपके, काव्य के अंदर रस 9 प्रकार के। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं पहले से ही दोस्तों। देखिए नाटक के अंदर भरत मुनि के अनुसार जो रस थे होते 8 प्रकार के, और जो काव्य के अंदर जो रस होते हैं मुख्य रूप से वो होते 9 प्रकार के। यानी कि आपके काव्य के अंदर जितने प्रकार के भाव पैदा होंगे, जितनी प्रकार की फीलिंग्स आएंगी, उतने ही प्रकार के रस पैदा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने प्रकार के आपके भाव पैदा होंगे उतने ही प्रकार के रस होंगे। मुख्यतः जो रस होते हैं
वो हमारे 9 रस होते हैं। एक रस और भी बढ़ाया गया है, इन्होंने जो अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस बताए थे वो थे 8। एक आचार्य आए थे अभिनव गुप्त नाम के, अभिनव गुप्त, इन्होंने शांत रस को बढ़ाया था, शांत रस में यानी कि इनके अनुसार जो रस थे वो थे 8 में एक प्लस करके ये हम हो गए 9। हाँ तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि जो भरत मुनि के अनुसार जो रस थे नाटक में, यानी कि नाटक में चर्चा करेंगे तो रस होंगे आपके 8 प्रकार के। अब देखिए वास्तव में रस जो होते क्या है, यानी कि रस आप कहेंगे किस चीज को आप रस मानेंगे? किसी भी चीज को आप रस नहीं कह सकते हो। देखो रस की भी एक परिभाषा होती है, जिस तरीके से आपको रस को पहचान पाओगे वो क्या है, देखिए किसी भी चीज को देखकर, सुनकर या फिर पढ़ने से और नाटक को देखकर आपके अंदर एक रस, जिसे रस से पहले बोलते हैं भाव, एक भावना जागृत होती है, उसी के आधार पर रस की उत्पत्ति होती है। आप कहोगे सर आपने बताया था कि कविता के अंदर भाव पैदा होते हैं, शायरी के अंदर भाव पैदा होते हैं, सॉन्ग के अंदर भाव पैदा होते हैं, और नाटक के अंदर ये चीजें कैसे होंगी? देखिए नाटक ऐसा नहीं है, आपने कोई भी नाटक देखा होगा, जैसे आपने नृत्य करती हैं, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उसमें क्या है दोस्तों, उनकी जो वो अपनी नृत्य यानी कि अपने नाटक के जरिए भावनाओं को बहुत ही अच्छे माध्यम से कह जाते हैं। हम उन्हें पता लगा लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी भावनाएं क्या है, उसी के थ्रू हमारे अंदर एक रस पैदा होता है। ये अलग बात है कि किस प्रकार की भावनाएं होंगी, जिस प्रकार की भावनाएं पैदा होगी उसी प्रकार के आपके रस पैदा हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मतलब नहीं कि पद्य में ही आपके रस पैदा होंगे, रस आपके नाटक में भी पैदा हो सकते हैं, नृत्य को देखकर भी पैदा हो सकते हैं, काव्य को सुनकर भी पैदा हो सकते हैं। तो काव्य की जो रस की परिभाषा होती है वो होती है काव्य के अंदर किसी भी चीज को सुनने से, देखने से या नाटक को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस जो होता है हमारा काव्य के अंदर, यानी कि रस जो होता है हमारा काव्य के अंदर, वो होता है एक प्रकार से तुम्हारी काव्य की आत्मा, यानी कि रस को कहा जाता है काव्य की जो आत्मा होती है ना, काव्य की आत्मा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ काव्य की आत्मा का, यदि आपके अंदर इन भावों को यानी कि रसों को निकाल दिया जाए तो वो रस नहीं रहेंगे, यानी कि आपके काव्य का जो सौंदर्य है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, आपको उसमें पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। आप नाटक भी आप पढ़ते रहे कहानियां, जब तक आपके अंदर यानी कि कविता पढ़ते रहे, कविता का एक तरीका नहीं होगा, उसमें भाव नहीं होंगे, भावनाएं नहीं होंगी, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्या है, पढ़ क्या रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है काव्य की जो आत्मा होती है ना, वो होती है हमारे रस, या दूसरे नाम से आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रस, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ये होती है आपकी रस, और या बोले इसे काव्य का प्राण तत्व भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? काव्य का प्राण तत्व। आपको एग्जाम में ऑप्शन ये भी मिल सकता है, काव्य को यानी कि रस को काव्य का प्राण तत्व भी कहते हैं। तो इससे हमारे ये जो है मुख्यतः हमारे रस का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया। अब देखिए रस हम बात करें कि रस उत्पन्न होते कैसे हैं। आपने बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे, बहुत सारी मतलब कहानियां ना बोलकर हम बोलते हैं, आपने शायरी भी पढ़ी होगी, कविता भी पढ़ी होगी, तो वहां पर जिस तरीके की आप कविता पढ़ते हैं उसी तरीके से आपके भाव जागृत होते हैं, उसी तरीके से रस पैदा होते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल आप जिस तरीके से देखेंगे उसी तरीके से आपके माइंड में चीजें आपको देखकर चलनी होगी। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो है वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ क्या है, आपने दोस्तों देखा कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम रुको नहीं, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, परंतु तुम्हें चलना ही है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके अंदर जो है ना एक उत्साह बोले इस प्रकार का भाव पैदा हुआ, आपके अंदर जोश आया, आपके हाव भाव बदले, तो इससे स्पष्ट हुआ आपके अंदर एक भावना जागृत हुई। ये एक अलग बात है कि हम इसे नहीं जानते, ये भावनाएं जो थी वीरता की थी, पर हमें इस रस का नाम नहीं पता क्या रस है, वो हम जानेंगे जो भी स्टेप होता है उसके अनुसार। तो इससे हमें ये चीज क्लियर पता लग गई, ये जो भावनाएं थी ना, ये हमारे एक रस को पैदा करने के लिए आवश्यक थी। इन भावनाओं के आधार पर ही हमारी एक रस की उत्पत्ति हो जाती है, रस की उत्पत्ति
हो जाती है। अब देखिए रस की उत्पत्ति हो जाती है इन भावों के आधार पर ही। रस के अंग भी होते हैं जिनके आधार पर रस का निर्माण होता है। वो अंग कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे एक एक करके उनके बारे में अच्छे से। देखिए भरत मुनि, सबसे पहले जो भरत मुनि ने रस के जो अंग बताए थे, भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अंग थे। कितने अंग थे दोस्तों? 3 अंग। पर वास्तव में जो रस के अंग होते हैं आपके 4 अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के अंग होते हैं आपके 4। भरत मुनि, ये काव्य के अंदर रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4, और भरत मुनि के अनुसार थे वो थे आपके 3 अंग थे। और उन्होंने किस रस को का मतलब रस का अंग नहीं माना, वो था आपका, यानी कि सबसे पहला जो भाव होता है उन्होंने स्थायी भाव को इसका अंग नहीं माना। उन्होंने इसको इसी में छुपा कर रख लिया था। इसी उन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र में रस के जो अंग बताए थे वो बताए थे 3 चीजों के द्वारा ही रस की उत्पत्ति होती है। तो रस के अंदर जो अंग होते हैं मुख्यतः वो होते हैं 4 कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले होता है आपका स्थायी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव। नंबर 2 होता है आपका विभाव, और नंबर 3 होता है अनुभाव, और नंबर 4 होता है आपका संचारी भाव। एक एक करके हम चारों के बारे में जानेंगे कि इनका मतलब क्या है, यानी कि ये चीजें ही रस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें समझना होगा, ये नहीं कि आपसे एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन आपके रस के कितने अंग होते हैं, आप बता देंगे 4 अंग होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे इनमें से 3 कि इसमें से कौन सा रस का अंग नहीं, डिफरेंट पूछ लेगा। अब जो है परीक्षा का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, आपको इनके बारे में पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, जानना भी होगा। देखिए एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन को चेंज करने का आपसे पूछ लेगा 3 ऑप्शन देने के बाद इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है, या फिर कौन सा चीज इनमें से रस का अंग है, या फिर क्या ये रस का एक एलिमेंट है या फिर रस का कोई अवयव है। क्वेश्चन को आपको चेंज कर सकता है किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हमें जानना होगा जो रस के ये 4 जो पार्ट है ये रस को बनाने में कैसे भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज है हमारा स्थायी भाव। देखिए स्थायी भाव का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से स्थित है कोई भी चीज स्थित है। स्थित का मतलब एक तरीके से प्रधान जी है, वो क्या है? प्रधान जी। जैसे आपके प्रधान जी होते हैं ना, 5 साल के लिए बना दी जाती है, वो 5 साल तक स्थिति रहेंगे। वो एक अलग बात है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हट भी जाती है। तो हमें माने जाना है कि 5 साल तक उनका कार्यकाल होना ही होना है। तो जिस तरीके से आप जब रस को पढ़ोगे ना तो वहां पर आपका जो ये भाव है ना, पहले वाला स्थायी भाव, ये भाव अंत तक रहेगा। यदि कोई चीज स्टार्ट होगी रस में, अंत तक उसी तरीके का भाव विद्यमान रहेगा। अब वो भाव विद्यमान कैसे रहता है उसे हम जानेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि अंत तक कैसे रहता है वो भाव। कविवर बिहारी का बहुत ही एक अच्छा दोहा भी है जो आपको बताएगा कि रस में जो है स्थायी भाव को कैसे अंत तक रहता है। हम उसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैना शिवा। देखिए पहले हम इस चीज को समझते हैं। ये जो बिहारी है आपके श्रृंगार रस के कवि हैं, इन्होंने श्रृंगार रस में बहुत ही अच्छी कविता लिखी। ये भी श्रृंगार रस का ही दोहा है। तो कह रहे हैं कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैना शिवा। नायक और नायिका है, एक भवन में बैठे हुए हैं, तो आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, कह भी रहे हैं और फिर एक दूसरे से मना भी कर रहे हैं। कह भी रहे हैं बात को, मना भी कर रहे हैं, फिर चिढ़ा भी रहे हैं एक दूसरे को, लड़ाई भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। फिर उनको अपने आप पर क्या बोलते हैं, लज्जा भी आ रही है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, लज्जा भी आ रही है और सबके सामने भवन में ही बातें कर रहे हैं। और बातें कैसे कर रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं आपके नैनों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, यानी कि संकेतों के माध्यम से। कहते हैं ना कि आंखों में बात हो गई, तो वही वाली बात हो रही है। सारी बातें वो आपस में कह रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन इंपोर्टेंट भाव है
स्थिति में रहा वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ये जो स्थायी भाव है ना आपका अंत तक उसी स्थिति में रहेगा, यानी कि ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। इसके बाद आता है आपका विभाव। अब विभाव होता क्या है? विभाव होता है आपकी जो ये स्थायी भाव है ना, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण। अब आप कहोगे ये स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण कैसे होते हैं? देखिए ये जो विभाव है आपका स्थायी भावों को इन्हें एक तरीके से पैदा करता है। अब पैदा कैसे करता है? वो सिचुएशन हमने पढ़ी थी पहले ही, देखिए कैट नेट ऑफ रीजन फिजर मतलब फिलप लजिया भरे बॉल में करते हैं नैना उसी बात। इससे स्पष्ट होता है जब वो आपस में बातें कर रहे हैं ना, मना कर रहे हैं, हाँ करते हैं, चिढ़ाते हैं और हंसी भी कर रहे हैं और सबके सामने बातें भी कर रहे हैं, तो ये जो इनकी जो परिस्थितियां थी ना, ये जो परिस्थितियां थी, अगर ये परिस्थितियां नहीं होती, ये स्थिति नहीं होती तो आपका ये स्थायी भाव उनके अंदर जागृत नहीं होता, यानी कि श्रृंगार रस का भाव पैदा ही नहीं होता, और जब ये भाव पैदा नहीं होता तो रस भी आपका नहीं बनता। तो इससे स्पष्ट है जो आपका विभाव होगा, विभाव आपके स्थायी भावों को पैदा करने का काम करेगा, यानी कि ये जो है ना स्थायी भाव, विभाव स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। विभाव जो है स्थायी भाव की उत्पत्ति कहे जाते हैं। सीधे तरीके से कहने का मतलब ये हुआ स्थायी भाव को जो पैदा करेंगे वो करेंगे आपके विभाव। और विभाव होते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं दो प्रकार के। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके दो प्रकार के। अब दो प्रकार के विभाव कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इनमें भी आपका आलम्बन, आलम्बन विभाव होता है, और नंबर 2 होता है आपका उद्दीपन विभाव। दोस्तों आलम्बन विभाव में क्या होता है? आलम्बन चीज होती है कि कहने का मतलब ये हुआ, आलम्बन की चीज होती है जिसके कारण, यानी कि जिसके कारण कोई भी चीज पैदा हो, वो हमने ये विभाव पढ़ा जिसके कारण। आलम्बन का मतलब हुआ जिसके कारण, आलम जिस पर आश्रित हो कोई भी चीज, जिसके कारण चीज पैदा हो। आलम्बन में जिसके कारण चीज पैदा हो, जिसके कारण चीजें पैदा हो। देखिए हम क्या है, हमारा जो मेन पर्पज है यानी मेन उद्देश्य है, हमने जो एग्जांपल लिया, ये पूरा एग्जांपल आपके पूरे चारों एलिमेंटों को स्पष्ट करेगा और एक एक तरीके से बताएगा कि ये चीजें इंपोर्टेंट क्यों है, किस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने पढ़ा था कैट, यानी कि ये नायक और नायिका थे, नायक और नायिका थे, यानी प्रेमी और प्रेमिका थे। तो जब ये बातें कर रहे थे ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे, यानी कि ये जो आपका आलम्बन इन्हीं लोगों के कारण तो चीजें पैदा हो रही थी, यानी ये लोग ना होते तो चीजें आपकी पैदा नहीं होती। अब ये जो आलम्बन है ना आपका, ये आलम्बन भी दो प्रकार का होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका आश्रय आलम्बन, एक तो होता है आपका आश्रय आलम्बन, और नंबर 2 होता है आपका विषय आलम्बन। ये तो बहुत स्पष्ट है। आश्रय आलम्बन का मतलब ये हुआ जिसके मन में भाव जागृत हो, और तो आश्रय आलम्बन का मतलब ये हुआ जिसके मन में भाव जागृत हो, और विषय आलम्बन का मतलब ये हुआ कि जिसके कारण का मतलब जिसके विषय में, यानी कि जिसके कारण भाव जागृत हो। स्पष्ट है? जिसके विषय में हम बात करेंगे वो होगा आपका विषय आलम्बन, और आश्रय आलम्बन वो होगा जिसके मन में भाव जागृत होंगे। देखिए पहले बात को समझते हैं, ये बात है क्या? आप एक दूसरे से तुलना करके देखिए, जब आप किसी को बात कहना चाहोगे, एक तो आप जो कहोगे ना, एक तो आप बात को बताएंगे और दूसरा आपकी बात को सुनेगा या कोई प्रतिक्रिया करेगा। तो वहां से हम देखते हैं, आपने एक तो अपने बारे में चर्चा की, अपने बारे में चर्चा करने का मतलब आपने अपने
विषय में बताया, आपके मन में भाव जागृत थे तो आप तो हुए वहां पे आश्रय, और विषयालंबन जिसके बारे में आप बता रहे थे, जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो हुआ आपका विषयालंबन। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद आता है दोस्तों उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन होता है कि किसी भी चीज को यानी कि बढ़ाना। उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ाना। ये जो है ना उद्दीपन, आपको उद्दीपन जो है दूसरा प्रकार विभाव का, उद्दीपन विभाव का दूसरा प्रकार है, वो आपको क्या है, भावों को बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा ये चीजों को। अब बढ़ाने के लिए कंडीशंस होती हैं, वो आपके इस एग्जांपल में पहले मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं, तो आप समझ चुके होंगे उद्दीपन का जो काम होता है वो होता है भावों को आपका बढ़ाना। और वो कहते हैं आप विभाव को जब एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, विभाव का जो मतलब लेकर के आता है, मैंने बताया था ये स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण ही होते हैं। हर चीज अपने अपने अनुसार अलग अलग है। तो इसके बाद आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव होता क्या है? अनुभाव आपके देखिए ये होती है एक तरीके से शारीरिक व्यंजन यानी कि शारीरिक क्रिया, और ये अनुभाव जो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, ये करते हैं आपकी वस्तु की परिस्थिति पर और व्यक्तियों पर यानी पदार्थों पर भी। ऐसा नहीं है, देखिए अनुभाव में जो क्या है शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक व्यंजन होते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर के हाव भाव बदलते हैं। अब जिम्मेदार होती है इनके लिए वस्तुएं जिम्मेदार होती हैं, परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, व्यक्ति भी जिम्मेदार होते हैं। इसमें जो है ना आपकी जो शरीर के हाव भाव में आपको गुस्सा आएगा, आप नथने फूलेंगे, आपके चेहरा भी लाल हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, चेहरे पर पसीना आ सकता है। तो ये जो हुई ना आपकी ये एक अनुभव हुए यानी कि आपके शारीरिक व्यंजन हुए जिसके आधार पर आपके अनुभव होते हैं। इसके बाद आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है एक व्यवचारी भाव। व्यवचारी देखिए ये उस तरीके से होता है। संचारी भाव का मतलब ये जो है ना, ये हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहते हैं। ये भाव व्यवचारी बदलते रहते हैं, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, इनकी जो स्थिति होगी ना वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी, यानी कि ये विचरणशील होते हैं और अपना भ्रमण करते रहते हैं। देखिए कभी तो ये आपको बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, कभी कुछ होंगे, इनकी जो कंडीशन है ना वो आपकी चेंज होती रहेगी, इसीलिए इन भावों को संचारी भाव कहा जाता है। तो आशा करते हैं हम इन चारों भावों को रस के जो होंगे इन्हें समझ चुके होंगे। और जो रस है ना, ये भाव अगर रस के अंदर से निकाल दिए जाए, यानी कि चार अंग इनमें से कोई भी भाव निकल जाता है तो रस एक क्या है, अर्थहीन हो जाता है। इसी आधार पर तो हम कहते हैं कि काव्य के अंदर जो होता है ना रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व कहा जाता है। हम इस चीज को समझ चुके हैं कि मतलब क्या है और ये होती किस तरीके से। इसके बाद आता है हम चर्चा करेंगे अब मुख्यतः कि हम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में आप बैठिए। निश्चित तौर से आप मैं चाहूंगा इनको आप स्क्रीनशॉट भी लें और नोट्स के रूप में कॉपी पेन पर साथ के साथ नोट भी करते रहें, जिससे आपको पता लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आपके स्टडी विद द चैनल पर। हाँ तो दोस्तों हमने ये चीजें जान ली है जिनके द्वारा ही हमारा रस की उत्पत्ति होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई भी होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ आप इन चीजों को समझेंगे कि भाव जो पैदा होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे भाव बनते हैं और इन्हीं भावों के आधार पर हमारा रस बनता है। तो हमारा एक एग्जाम का क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो होते हैं ना वो आपके 8 होते हैं संख्या में, और एक संचारी भाव भी होता है। संचारी भाव जो होते हैं वो होते हैं आपके 33। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे जो फैकल्टी द्वारा यानी कि जो भी हमारे क्लास स्टडी विद द चैनल पर फैकल्टी उपलब्ध है उनके द्वारा विशेष तरीके से अच्छी क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। आशा करता हूँ आप उन सभी क्लासेस को देखिए। सर सभी जो है ना अपनी एक तरीके से बहुत ही अच्छी क्लासेस ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं हमको क्लास में क्या कमी है, कंटेंट में क्या चाहिए, वो हम आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे क्लास पर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।